के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम जिसे आज तक उसकी तानाशाही के लिए याद किया जाता है। एक ऐसा डिक्टेटर जिसके नाम से दुनिया खौफ खाती थी, जिसके एक एक्शन ने यूरोप को दूसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया था। एक ऐसा नाम जिसके बाद दुनिया में कहीं किसी ने मनमानी की तो उसे तुरंत उसी नाम से बुलाया जाने लगा। और राष्ट्रवादी स्कूल का एक ऐसा विद्यार्थी जिसने न केवल जर्मनी बल्कि दुनिया के कई मुल्क के लोगों में अपने मुल्क और अपने गुट के लिए गर्व की भावना और जोश पैदा कर दिया। अडोल्फ हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी की सीमा के पास बसे एक छोटे से नगर ब्रोनो एमिन में हुआ था। हिटलर एक मध्य वर्ग के परिवार से ही आता था क्योंकि उसके पिताजी एक कस्टम अधिकारी थे। हिटलर का अंदाज जिस तरह अग्रेसिव था, उसे देखकर लगता था कि उसमें कहीं ना कहीं उसके पिता की छवि दिख रही हो। उसके पिता अलोइस को भी कई जगह बहुत डोमिनेटिंग नेचर का बताया गया है। हालांकि बचपन में अडोल्फ हिटलर का स्वभाव अपने पिता से बिल्कुल अलग था। 1908 में अपनी मां क्लारा की मौत के बाद हिटलर अपने करियर के लिए वियना चला गया। उसका ख्वाब एक आर्टिस्ट बनने का था। वियना में उसने पेंटिंग की लाइन में आगे बढ़ने का फैसला लिया। वो पैसे कमाने के लिए अपने हाथों से बनाई हुई पेंटिंग्स बेचता था। उसने अपनी पेंटिंग्स में ज्यादातर या तो ऑस्ट्रिया की आधिकारिक इमारतों या फिर कुदरत को दिखाया। विंटर क्लॉक टावर, वियना स्टेट ओपेरा हाउस और स्क्लॉस वेलवेद्रे जैसी कुछ पेंटिंग्स हिटलर ने खुद अपनी हाथों से बनाया था। 1908 से 1913 तक वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में रहा। लेकिन ये 5 साल हिटलर की जिंदगी की दिशा तय करने वाला असली समय था। ये वही दौर था जब उसके ज़हन में यहूदियों के खिलाफ इतनी ज्यादा नफरत भर दी गई कि आगे चलकर वो दुनिया का सबसे दुर्दांत तानाशाह बन गया। इधर हिटलर अपने आर्टिस्ट करियर में लगभग फेल हो चुका था और अब सेना में अपना योगदान देकर जर्मनी के प्रति अपनी वफादारी को जीना चाहता था। इस इरादे से वो 1913 में वियना छोड़कर जर्मनी के शहर म्यूनिक पहुंचा। म्यूनिक उस वक्त बवेरिया साम्राज्य में आता था। हिटलर ने बवेरिया के राजा लुडविग तृतीय से अर्जी लगाई कि वो उसे सेना में अपनी स्वेच्छा से सेवा करने का मौका दें। 1914 में पहले विश्व युद्ध का बिगुल फूंक दिया गया था, लिहाजा जर्मन सेना की तरफ से हिटलर को इस युद्ध में शामिल होने का मौका मिला। हिटलर की तैनाती बेल्जियम में की गई। इसके बाद फ्रांस में भी उसने लांस कॉर्पोरल की रैंक पर रहते हुए एक सैन्य टुकड़ी की कमान संभाली। फ्रांस में सोमे की लड़ाई में जर्मनी की सेना ने मित्र देशों का डटकर सामना किया था। सोमे की लड़ाई इतिहास के सबसे भीषण जंगों में गिनी जाती है। इस लड़ाई में भले ही जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन मित्र देशों को भी इस युद्ध में बड़ा नुकसान हुआ था। सोमे नदी के पास 1916 में लड़ी गई इस जंग में 10 लाख से भी ज्यादा सैनिक मारे गए थे। हिटलर भी इस जंग में मरते मरते बचा और उसकी जांबाजी के लिए उसे कई मेडल से भी नवाजा गया। 1918 में बेल्जियम में फिर से हिटलर ही मित्र देशों का सामना कर रहा था। इस मोर्चे पर ब्रिटिश सेना की तरफ से एक मस्टर्ड गैस अटैक किया गया। ये गैस अटैक त्वचा और आंखों के लिए बहुत खतरनाक था। यही वजह थी कि हिटलर सहित सभी जर्मन सैनिकों को गैस मास्क पहनने की सलाह दी गई थी। हिटलर की मूंछें एक टूथब्रश की तरह दिखती थी। कुछ लोग मानते थे कि उस वक्त के जाने माने हास्य कलाकार चार्ली चैपलिन के जरिए ब्रिटिश सेना को चैलेंज करने के लिए हिटलर ने इस तरह की मूंछें रखी। लेकिन हकीकत यह है कि जब बेल्जियम के इप्रा में जर्मनी और ब्रिटिश सेना का आमना सामना हुआ तो ब्रिटिश सेना ने गैस अटैक किया था, जिसका जिक्र हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले किया। जर्मनी ने इस अटैक से बचने के लिए ही हिटलर को अपनी मूंछों को काटने की सलाह दी ताकि लड़ाई के दौरान गैस मास्क उसके मुंह पर फिट हो सके। हिटलर ने कहा, इफ यू विन यू नीड नॉट एक्सप्लेन, इफ यू लूज यू शुड नॉट बी देयर टू एक्सप्लेन। यानी अगर आप जीतते हैं तो आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप हारे तो आपको कुछ भी समझाने के लिए रहना ही नहीं चाहिए। यानी इशारा सीधा था, जीतो तभी जिंदा रहो। हार के बाद 1918 में हिटलर म्यूनिक लौटा। लोगों को अलाइड कंट्रीज के खिलाफ एक करने के लिए वो जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम के एक छोटे से दल में शामिल हो गया।
जर्मन वर्कर्स पार्टी का गठन 1919 में एंटन ड्रेक्सलर ने की थी। ये पार्टी पहले से ही कामकाजी मध्य वर्ग के हित में काम कर रही थी और आम लोगों में जर्मन राष्ट्रवाद को जगाने का काम चल रहा था। इस पार्टी में काम करते हुए हिटलर का कद पार्टी के भीतर धीरे धीरे बढ़ने लगा और इसी वजह से कुछ वक्त के बाद उसने सेना से इस्तीफा दे दिया। हिटलर की हैसियत बढ़ने के साथ ही पार्टी में कुछ बदलाव आने लगे। 1920 में पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया गया। इसमें नेशनल और सोशलिस्ट शब्द ही इसलिए जोड़े गए ताकि देश के बड़े और मध्यम तबके को राष्ट्रवाद से जोड़ा जा सके। स्वास्तिक को इस पार्टी का चिन्ह बना दिया गया। ये वही स्वास्तिक चिन्ह है जिसे हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों से जोड़कर देखा जाता है। दोस्तों, साल 1918 के खत्म होते होते तक यूरोप के लगभग सभी देशों ने दम तोड़ दिया था। आखिरकार बड़ी त्रासदी के बाद नवंबर के महीने में पहला विश्व युद्ध भी खत्म हो गया। युद्ध में मित्र देशों की बड़ी जीत हुई और जर्मनी और उसके साथी देशों को मुंह की खानी पड़ी। अगले साल के जून महीने यानी जून 1919 में फ्रांस की राजधानी पेरिस से कुछ किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित पैलेस ऑफ वर्साई में मित्र देशों, उसके साथियों और जर्मनी की बैठक बुलाई गई। एक तथाकथित शांति संधि पर इन सभी देशों ने दस्तखत किए कि वर्साई की संधि जनवरी 1920 से लागू होगी और नीचे लिखी गई शर्तें जर्मनी को माननी ही होगी। शर्तों में कुछ ऐसा था कि हिटलर सहित सभी जर्मन्स को बेइज्जती महसूस होने लगी। हो भी क्यों ना, शर्तों में कुछ था ही ऐसा। शर्त थी कि जर्मन सेना अब 1 लाख से ज्यादा सैनिक नहीं रख सकती। शर्त थी कि मित्र राष्ट्रों को इस युद्ध में जितनी भी क्षति हुई, जितना भी नुकसान हुआ, उसकी भरपाई जर्मनी करेगा। चूंकि युद्ध के दरमियान जर्मनी ने फ्रांस के लोहे और कोयले का खूब इस्तेमाल किया, इसलिए कोयले से भरे जर्मनी के सार क्षेत्र पर अगले 15 सालों तक फ्रांस का कब्जा रहेगा। संधि के तहत जर्मनी के अधिकार वाले देशों को मित्र राष्ट्र के अधीन कर दिया गया। प्रशांत महासागर में मौजूद जर्मनी के अधिकार वाले तमाम द्वीपों को भी मित्र देशों को दे दिया गया। अफ्रीका में मौजूद उसके उपनिवेशों को उससे छीन लिया गया ताकि आर्थिक मोर्चे पर भी वो पस्त हो जाए। इसका परिणाम ये हुआ कि करीब 20 सालों के बाद यानी 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और यूरोप में जो चिंगारी सालों से सुलग रही थी उसे दूसरे विश्व युद्ध की आग में बदल दिया। इसलिए कहा जाता है कि वर्साई की संधि एक युद्ध विराम न होकर 2 युद्धों के बीच का विराम थी। हिटलर अपने ओजस्वी भाषणों से पूंजीवाद और मार्क्सवाद विरोधियों को एक करके और यहूदियों के खिलाफ जहर घोलकर न्यू जर्मन ऑर्डर बनाना चाहता था। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जर्मनी का हर एक बाशिंदा बिना किसी स्वार्थ के राज्य की सेवा करेगा। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें लोकतंत्र की जगह नहीं होगी, बल्कि हर एक शख्स के अधिकार फ्यूरर स्टेट यानी अधिकारवादी राज्य के लिए खत्म कर दिए जाएंगे। हिटलर को उसके भाषणों में जनता से जिस तरह की हुंकार भरी प्रतिक्रिया मिलती थी, उससे वो समझ चुका था कि अब वक्त आ चुका है कि वो जर्मनों पर शासन करे। नाजी पार्टी इतनी मजबूत हो चुकी थी कि इसके पास अपनी पैरामिलिट्री फोर्स थी। इस फोर्स को स्टर्मेटलिंग कहा जाता था, जिसका मतलब होता है स्टॉर्म ट्रूपर्स। इस फोर्स में ज्यादातर वे लोग शामिल थे जो या तो बेरोजगार थे या फिर तत्कालीन सरकार से त्रस्त, या फिर वे लोग जो पहले विश्व युद्ध में मिली हार की वजह से मुंह की खाए बैठे थे। 1923 आते आते तक इस नाजी पार्टी की अपनी फोर्स में 15,000 से ज्यादा विद्रोही शामिल हो चुके थे। इनके पास आधुनिक हथियारों का अपना जखीरा था। हिटलर ने पहले विश्व युद्ध में जर्मनी के हीरो रहे जनरल एरिच लुंडॉर्फ के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि अपने हथियारबंद सैनिकों के साथ क्यों ना स्थानीय बवेरिया सरकार को गिरा दिया जाए। दोनों ने मिलकर तख्ता पलट करने की हिमाकत भी की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इस पूरी घटना को इतिहास में हम बियर हॉल पुच या म्यूनिक पुच के नाम से जानते हैं। इन 9 महीनों में भी वो शांत नहीं रहा। जेल में रहते ही उसने एक किताब लिखी। हिटलर के इस पॉलिटिकल ऑटोबायोग्राफी का नाम है मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष। हालांकि इस किताब का यह पहला अंश ही था जिसे 1925 में पहली बार पब्लिश किया गया। उसने जेल में रहते हुए लिखी अपनी किताब में नाजियों को सर्वोपरि मानने और यहूदियों को दुश्मन मानने जैसी बातें लिखी। उसने सीधे सीधे लिखा कि यहूदी जैसी अशुद्ध नस्ल को बाहर फेंकने का वक्त आ गया है। उसने पूर्व में जर्मनी के विस्तार का विचार रखा, जिसमें शामिल देश थे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया और रशिया।
हिटलर की लिखी किताब मीन कैम्फ को पढ़ने के बाद न केवल जर्मनी बल्कि दुनिया भर में उसके चहेतों की संख्या बढ़ने लगी। 1925 में नाजी पार्टी की सदस्यता बढ़कर 25,000 हो चुकी थी और 1929 आते आते तक इसके सदस्यों की संख्या करीब करीब 2 लाख हो गई। वक्त भी मानो नाजियों का साथ दे रहा था। पहले विश्व युद्ध की त्रासदी के चलते जर्मनी दूसरे दशक में आर्थिक संकट झेल रहा था। लाखों लोग अपना रोजगार खो चुके थे। इधर 1929 की महामंदी की चपेट में आने के बाद जर्मनी जिन उधारों के सहारे थोड़ा बहुत चल पा रहा था वे भी खत्म हो गए। सरकार के खिलाफ भी लोगों की नाराजगी बढ़ रही थी और इधर हिटलर का कद उसी तरह से बढ़ता जा रहा था। हिटलर के बढ़ते कद का प्रभाव आम चुनावों में साबित हो गया। नतीजा ये हुआ कि 1928 में जिस नाजी पार्टी को महज 80,000 वोट मिले थे, 1932 में हिटलर की उसी नाजी पार्टी को 1,40,00,000 वोट मिले। आम चुनावों में नाजी पार्टी एक बड़े दल के रूप में उभरकर सामने आ गई। उसे लगभग 37% वोट मिले, जिसके दम पर राइक्सटाग में वह 230 सदस्यों को लेकर पहुंचा। राइक्सटाग जर्मनी की जानी मानी इमारत है, जहां बुंस्टाग यानी फेडरल असेंबली के निचले सदन की बैठक होती है। उस वक्त इस असेंबली में 608 सदस्य हिस्सा लेते थे, जिसमें से 230 सदस्य अकेले नाजी दल की तरफ से जीत कर आए। अपने 13 साल के पूरे करियर में हिटलर के दिमाग पर सत्ता का बुखार ऐसा चढ़ा था कि उसने एक के बाद एक बड़े हत्याकांडों को अंजाम दिया। फिर चाहे वो द नाइट ऑफ लॉन्ग नाइव्स की घटना हो या फिर द हॉलोकॉस्ट की ऐतिहासिक घटना। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी आखिरकार हिटलर के अड़ियलपन से ही हुई।